देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचर ऑफ क्लास 6 आस्क्ड स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज। यहाँ पर ये टर्म आपको नोट करना है, क्या कल ही आपको मैंने पढ़ाया है टैक्सोनॉमी में। देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, कई बार हम जब कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हमारा भी एक नजरिया होता है, हमारे भी विचार होते हैं। हम कई बार उन विचारों के आधार पर आंसर दे देते हैं। जो बातें मैं आपसे ये क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते समय करूँगा उसको आपने विशेषकर ध्यान देना है। अभी तक आपने सिर्फ टॉपिक्स पढ़े हैं, कंटेंट समझे हैं, उन कंटेंट्स को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करते हैं वो अभी आप नहीं समझे। इसी कारण से आप लोगों के मार्क्स जो हैं 8 आउट ऑफ 10 मैक्सिमम मार्क्स आए हैं और शायद 2 या 3 लोग जाए हैं, बाकी सबके कम आए। जब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है टीचिंग ऑब्जेक्टिव का, इसका क्वेश्चन आप देख रहे हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव अभी कहें शिक्षण उद्देश्य का। ठीक है, क्वेश्चन किसका था? शिक्षण उद्देश्य का। अब ये शिक्षण उद्देश्य का वर्गीकरण किसने किया है बताओ? ब्लूम ने किया है या नहीं किया है? ब्लूम ने। तो अब जब इस क्वेश्चन का आंसर आप देंगे तो आपके अनुसार देंगे या ब्लूम के अनुसार देंगे? सब ब्लूम के अनुसार। बस यही एग्जाम में आपको ध्यान देना है। अगर एग्जाम में टीचर बच्चों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे कोई जैसे बोलता है कि चलो बताओ 7 से 11 वर्ष के बच्चे के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाएगी, वहाँ पर आपके अनुसार क्या पाई जाएंगी ऐसा नहीं है। आपके बच्चे में जो 7 साल का है क्या कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है इसका कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर ये करता है कि जीन पियाजे ने क्या कहा है उस समय, कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यहाँ पर ऐसे ही शिक्षण उद्देश्य की जब बात आती है तो ब्लूम ने क्या कहा है उस पर आपको ये रिकॉग्नाइज आप देख रहे हैं। आपको कल मैंने बताया था ब्लूम ने नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये 6 सब डोमेन बताए थे इसके अंदर। कॉग्निटिव डोमेन के याद है? तो इन सभी में कुछ एक्शन वर्ब्स थी। तो जो आपका नॉलेज था उसके अंदर रिकग्निशन नाम से एक एक्शन वर्ब थी, आपने अगर ध्यान दिया होगा। कल की क्लास आपने अच्छे से पढ़ी होगी, तो नहीं पढ़ी है तो वीडियो आपके लिए अवेलेबल है, क्योंकि आपको पता ही है कि हर क्लास की रिकॉर्डिंग का वीडियो आपको भेज दिया जा रहा है, आपको उसको देख सकते हैं, उसको आप दोबारा देखें। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि नॉलेज जो सब डोमेन है जिसको हम ज्ञान बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इसके अंदर आपको ये एक्शन वर्ब दिखाई दे रही है। तो जब अब प्रश्न आपसे पूछा गया तो आपने एक्शन वर्ब पकड़नी है। टीचर ऑफ क्लास 6 आस्क्ड स्टूडेंट्स टू रिकॉग्नाइज सॉलिड ऑब्जेक्ट अमंग गिवन आइटम्स। बहुत सारे कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उनमें से बच्चे के पास जेल भी है, वाटर भी है, सब कुछ है। तो बच्चे को उसमें सॉलिड क्या है, ठीक है, ठोस क्या है, उसको पहचानना है। तो क्या स्टेट ऑफ मैटर्स का ये क्वेश्चन है। विच टीचिंग ऑब्जेक्टिव शी वांट्स टू अचीव थ्रू दिस एक्टिविटी। इस प्रकार के एक्टिविटी या गतिविधि से वो जो टीचर है वो कैसे शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति करना चाहिए। हिंदी में भी आपके सामने आप देख सकते हैं। कक्षा 6 की एक शिक्षिका अपने छात्रों से दिए गए विविध वस्तुओं में से ठोस वस्तु की पहचान करने के लिए कहती है। तो बच्चे को पहचान करनी है, रिकॉग्नाइज करना है, तो कौन सी शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति होगी? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, बताइए, जान रहे, ठीक है, यस। समझ में आ रहा है आपको? ये समझ, यस सर। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, कोई भी क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपको लग रहा होगा यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आया तो आप बेशक पूछ सकते हैं।
Who has given the concept of identity crisis? अब इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, यानी कि मेमोरी बेस्ड, और कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन आपका है आइडेंटिटी क्राइसिस, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। आपने पढ़ा है आइडेंटिटी क्राइसिस, जो कंसेप्ट है वो किसने दिया है आपका, एरिक एरिक्सन ने दिया है। यस और नो? यस सर। पहचान संकट किसने बताया है, एरिक एरिक्सन ने। क्या सिद्धांत है एरिक एरिक्सन का, बताओ? साइको सोशियल थ्योरी, ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट। यहाँ पर इन्होंने दो टर्म यूज किए हैं, एक तो ईगो आइडेंटिटी, ठीक है, और एक आइडेंटिटी क्राइसिस, क्राइसिस। ठीक है। ये आपको ध्यान देना। इस क्वेश्चन में कोई, अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की ने क्या सिद्धांत दिया आप जानते ही हैं। वाइगोत्स्की सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं, विकास के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष की अवधारणा, जिसमें इन्होंने ZPT का कंसेप्ट दिया है और लैंग्वेज के 3 इन्होंने टाइप बताए हैं, ठीक है। इन्होंने ये भी बताया है कि जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, वो अपने समाज का ज्ञान कुंज होते हैं, यानी कि नॉलेज पावर हाउस कहा है इन्होंने वाइगोत्स्की ने। तो जितने भी आपके सामने यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्होंने अपने अपने स्तर से कुछ विशेष टिप्पणियां की हैं विकास के संबंध में, वो आपने याद रखनी है। सिगमंड फ्राइड की हम बात करते हैं तो सिगमंड फ्राइड ने आपको साइको क्या बोलते हैं उसको हम, साइकोसेक्सुअल मनोलैंगिक सिद्धांत दिया है। और यहाँ पर सिगमंड फ्राइड ने 5 अवस्थाएं बताई हैं। वो अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं सब आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ी होती हैं। तो इस सिद्धांत में टॉयलेट ट्रेनिंग, लिबिडो और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ऐसे बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। जेरोम ब्रूनर जो है, इन्होंने मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन दिया है, जिसमें 3 मोड बताए इन्होंने, आइकनिक, एनेक्टिव एंड साथ में तीसरा है आपका क्या, सिंबॉलिक, ठीक है। तो पहले एनेक्टिव होता है, फिर आइकनिक होता है, फिर सिंबॉलिक होता है। जेरोम ब्रूनर ने अपने इस सिद्धांत में साथ में बहुत सारे कंसेप्ट और भी दिए हैं, जैसे कि स्पाइरल करिकुलम है आपका, स्केप फोल्डिंग का कंसेप्ट जेरोम ब्रूनर द्वारा दिया गया है, जो कि वाइगोत्स्की के ZPT के जैसा ही है ऑलमोस्ट, बट क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता चुका हूँ क्लास में। इसके साथ साथ डिस्कवरी लर्निंग जेरोम ब्रूनर ने दिया है। तो ये आपको जो नाम दिख रहे हैं, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है। अभी हमने सिगमंड फ्राइड को डिस्कस नहीं किया है क्लास में, बट बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, है ना। कोई भी क्वेश्चन आपका होता है आप पूछ सकते हैं बेशक, लेकिन आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जब भी ये जो टेस्ट हो रहा है, मैं 10 से ऊपर क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 10 में से 8 नंबर आपके आने ही चाहिए। Who is pioneer of cognitive school of psychology? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के प्रणेता किसे माना जाता है? ये प्रश्न भी क्या है आपका, बिल्कुल मेमोरी बेस्ड है। भाई फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी किसे कहते हैं, या फिर पायनियर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन है, सबसे पहले संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, ये सब कुछ आपके एक ही जैसे प्रश्न हैं, और जीन पियाजे का नाम इसमें सबसे पहले दिया जाता है। स्किनर इनमें से व्यवहारवादी है, बाकी कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की और जीन पियाजे तीनों ही कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। जिनमें से जीन पियाजे का जो सिद्धांत है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का, इसमें इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी के बेसिस पे, यानी कि जैविक परिपक्वता के आधार पर, ठीक है ना। जैविक, ये टर्म आप लोगों को बिल्कुल याद रहना चाहिए, बाय हार्ट होना चाहिए। जैविक परिपक्वता के आधार पर इन्होंने अपने इस सिद्धांत का वर्णन किया है। कि कई बार हम जो सिद्धांत पढ़ते हैं, अगर कोई बहुत बढ़िया बुक से आप पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली ये पढ़ रहे होंगे, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव बुक्स आती हैं वहां पर आपको डेफिनेटली ये नहीं दिखाई देगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ आपसे कि ये साइकोलॉजी है, ये मेथोडोलॉजी है, इसे ये ना सोचे कि आप कोई जो पब्लिकेशंस की बुक्स आती हैं जनरल कॉम्पिटिटिव, वहां पर आप पूरा समझ लेंगे। इसके लिए आपको
कोर बुक्स पढ़नी पड़ेगी। जब तक आप कोर बुक्स नहीं पढ़ते हैं आपको ये समझ में नहीं आने वाला। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत आसान है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप मार्क्स स्कोर करेंगे, बट अगर नहीं किए पढ़ा है तो फिर थोड़ा दिक्कत आएगी। वहीं इसका काउंटर पार्ट जो वाइगोस्की है उनका क्या बेसिस है बताओ? सोशल एंड कल्चर, ठीक है, समझ में आ रहा है? दोनों में ये डिफरेंस है आपको, ये सब बता चुका हूँ क्लास में आपको। तो जो ये क्वेश्चन है आपका हु इज द पायनियर ऑफ कॉग्निटिव स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, तो इसका आंसर क्या आपका जीन पियाजे है, जिन्होंने सबसे पहले विकास का सिद्धांत दिया और जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, स्कीमा कंसेप्ट यूज किया है इन्होंने, ठीक है, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर वर्ड यूज किया है, कॉग्निटिव फंक्शनिंग वर्ड यूज किया है, बहुत सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा अगर आप पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इन विच एज a child get an ability to ट्रांसडक्ट, ठीक है। ट्रांसडक्टिव थिंकिंग क्या होती है? तो सबसे पहले तो जहां पर जब बच्चा किसी प्रकार का एनालिसिस नहीं करता है, ना तो इंडक्टिव और ना ही डिडक्टिव। देखिए जब आप कोई भी रीजनिंग करते हैं, आप किसी प्रकार का चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, या तो आप इंडक्टिव तरीके से सोच रहे होते हैं या डिडक्टिव सोच रहे होते हैं। इंडक्टिव क्या होता है? जब आपने बहुत सारे क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन किए हैं, ठीक है, उन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आप अपनी एक राय बना लेते हैं। हमारा जैसे कि आप बचपन से बहुत सारे आपके फ्रेंड रहे और मैक्सिमम फ्रेंड्स ने आपको सपोर्ट नहीं किया, तो आपका ये अनुभव रहा और उससे आपने एक अवधारणा बनाई कि दोस्तों के साथ ज्यादा रहना लाभकारी नहीं होता। ये इंडक्टिव थिंकिंग हो गया। जब आपने बहुत सारे लोगों के साथ रहे, आप बहुत सारा आपने ऑब्जर्वेशन किया, अपने दोस्तों के साथ रह करके उनके व्यवहारों को देखा, तो आपने ये राय बनाई जो कि आपकी वास्तविक परिवेश में रहने के बाद या एनवायरमेंट में रहने के बाद आपकी ये राय बनी। डिडक्टिव होती है आपकी जहां पर आप कोई एक राय बना लेते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स ने कहा कि आपसे अरे दोस्त दोस्त कर मत रहा, खाली टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आप एक दोस्त का रहे, आपने देखा ये तो सपोर्ट करता है मुझे, तो हेल्प करता है मुझे, तो मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि दोस्त बेकार होते हैं। आप एक और दोस्त का रहे तो आपने देखा वो भी आपको हेल्प करता है, ठीक है। आप एक और दोस्त का रहे, आपने देखा वो भी आपको हेल्प करता है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपके मन में पहले से एक धारणा डाली गई थी, ठीक है, अब उस धारणा को आप एनवायरमेंट में ऑब्जर्व करके वेरीफाई कर रहे हैं। तो मैं आपको क्यों आप माना कि आप किसी हिंदू समाज में रहते हैं, ठीक है, उसको ऐसे नहीं किया जाएगा। आपने देखा हर व्यक्ति, ठीक है, हर व्यक्ति टीका पीठा करके मंदिर में जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, ठीक है। तो आपने ये माना कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ की जाती है, ये मान लिया आपने। हिंदू धर्म में हर व्यक्ति पूजा पाठ करता है, क्योंकि आपने अवलोकन किया, आपने देखा, तो आपकी अवधारणा बन गई है। वही दूसरी तरफ आप जन्म लिए हिंदू परिवार में और यहाँ पर आप हिंदू समाज में रह रहे हैं, आप हैं हिंदू नहीं, ठीक है, आप क्रिश्चियन हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, बट आप हिंदू नहीं है, आप हिंदू लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब आप हिंदू परिवार में जन्म लेते हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा हमें पूजा पाठ करनी होती है, टीका पीठा लगाना होता है, ये हमारा धर्म है, ऐसा वैसा करके आपके मन में अवधारणा डाल दी गई है। लेकिन अब आप क्या करते हैं, आप इस शहर में जाते हैं रहने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, आप देखते हैं कि आपका एक दोस्त है, ये भी हिंदू है, बट ये कभी पूजा पाठ नहीं करता। आपका एक और दोस्त है, ये भी हिंदू, ये भी पूजा पाठ नहीं करता। आपका एक और दोस्त है, ये क्या करता है, पूजा पाठ करता है। तो आपके पेरेंट्स ने जो आपके अंदर अवधारणा डाली थी कि पूजा पाठ करना कंपल्सरी होता है, आप देखें कि 2 लोग तो नहीं कर रहे, एक ही कर रहा है। इसका मतलब कि जो आपको बताया गया था वो कंप्लीटली ट्रुथ नहीं है, यानी कि आप वेरीफाई उसको सही से नहीं कर पाए। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? यस और नो? Yes, sir. तो मुझे ये बताइए, क्या आप इसके अलावा कुछ और तरीके से भी सोचते हैं क्या? तो ये 2 तरीके होते हैं, तो इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव जहां पर आप खुद देखते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और अपनी राय बना लेते हैं। डिडक्टिव जहां पर आपको आपके परिवार में, आपके स्कूल में एक राय बताई जाती है कि ऐसा होता है और आप उसको फिर ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। मेरी बात समझ में आपको आ रही है? मैं सामान्य उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ, मैं कोई ट्रेडिशनल एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ आपको कि जैसे एक ग्रेविटेशन लॉ आपको बताया गया कि हर एक वस्तु पर से नीचे गिरती, फिर आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, वैसा नहीं।
जो हम आज अपना दैनिक जीवन, हमारी दैनिकचर्या होती है, उसमें जो जो हम करते हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो ऐसे ही हम सोचते हैं, इसके अलावा कोई तरीका अगर सोचने का हो तो बताइए, राइट। तो जब आप बड़े हो जाते हैं तब आप ऐसा सोचते हैं, जब आप में एक क्षमता पैदा होती है, और जीन के अनुसार ये क्षमता पैदा होती है आपकी लगभग 11 साल के बाद कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रांसडक्टिव थिंकिंग है, यहाँ पर बच्चा ना तो आपका इंडक्टिव रीजन करता है ना डिडक्टिव करता है, तो इसको हम बोलते हैं, अगर हम इन जनरल लैंग्वेज बोले तो नो इंडक्टिव, नो डिडक्टिव। हिंदी में इंडक्टिव को बोलते हैं हम आगमन और निगमन। मैं इसलिए इतना डिस्कस कर रहा हूँ, हालांकि मैंने आपको बताया है जब थ्योरी पढ़ाई है जीन पैजेंट्री तो ये क्या होता है करके ट्रांसडक्टिव थिंकिंग, लेकिन फिर भी अभी भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्या पता किसी ने मिस कर दी हो क्लास, या फिर आप में से कोई ऐसा हो जिसने वो पढ़ी ही नहीं थी क्लास ना, तो ये पता होना चाहिए। क्लियर हो गया कि इंडक्टिव मतलब कि आगमन मतलब कि जो विचार आ रहे हैं आपके अंदर, निगमन मतलब जो विचार हैं उसको आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव थिंकिंग में ना तो इंडक्टिव होती ना डिडक्टिव होती, तो जब ना इंडक्टिव हो रहा है ना डिडक्टिव हो रहा है, मतलब क्या है आपका, आप एक प्रकार से कहें कि तुक्के बोलते ना, तुक्के लगाना, अपने मन से कुछ भी सोच लेना। क्यों? अपने मन से कुछ भी सोच लेना, ये बच्चों की आदत होती है, बच्चा कुछ भी सोच लेता है अपने मन से। समझ में आ रहा है आपको? जैसे बच्चे ने घर में देखा है अपने कि एक बड़ा सा जानवर है, ठीक है, उसकी पूंछ भी है, पैर भी है, वो गाय है। क्या है वो? गाय है। ऐसे ही एक जानवर उसने बाहर कहीं देखा, वो बैल था, लेकिन उस बच्चे ने उसको गाय बोल दिया, ठीक है। बच्चे ने घर में देखा कुत्ता, कुत्ते की तरह एक जानवर दिखा उसको, है ना, कुत्ते की तरह एक जानवर दिखा उसको, जैसे हम बात करते हैं कि लोमड़ी, तो उसने इसको भी कुत्ता बोल दिया। मतलब कि अपने मन से, बिना सोचे समझे, बिना एनालिसिस किए, है ना, इस प्रकार से कुछ भी विचार कर लेना, ये क्या है आपका ट्रांसफिक्सिटी कहलाती है। किसी को, अब ये हिंदी में पारगमन तर्क लिखा है, तो पारगमन शब्द तो आपको समझ में आएगा ही नहीं, है ना, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। ये जो है, ये होती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। जब आप थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं तो वहां पर आपको लिखा रहता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक लिखी रहती है ट्रांसफिक्सिटी, बट होती क्या है ये भी आपको समझना जरूरी है। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा आ जाए आपका कि एक बालक लोमड़ी को देख करके कुत्ता कहने लगता है, बैल को देख के गाय कहने लगता है ना। तो बताइए इस प्रकार का जो थॉट प्रोसेस होता है, या इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, ये किस अवस्था में होता है, तो वो ट्रांजिटिव थिंकिंग वाला व्यवहार है, और ये होता है आपका प्रॉब्लम प्री ऑपरेशनल स्टेज। आगे बढ़ते हैं। टू assert adult, adult is होगा हाँ यहाँ पर, हाँ, इट इज न्यू, एडल्ट इज अ पावर हाउस ऑफ नॉलेज। तो वयस्क को ज्ञान का सशक्त माध्यम किसने माना है? तो अभी भी थोड़ी देर पहले बता रहा था आपको कि वाइरस किसका अर्थ है, ये तो आपको पता ही होगा ना। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, देखो मैंने आपको इस पेपर में भी मोर देन 5 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन दिए, लगभग 6 मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और 4 क्वेश्चन होंगे समझने वाले हैं, जिसमें आपको समझ करके आंसर देना। अभी ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपको जो पढ़ाया गया है वो आपको याद करने के लिए पता चल जाए। इसमें कोई डाउट तो नहीं है क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अब जो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है वहां पर हम समय ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ एवरी चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज, ये तो बहुत ही आसान है। एवरी चाइल्ड कैन कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज बाय देयर सेल्फ, प्रत्येक बालक अपने ज्ञान का सृजन स्वयं कर सकता है। ये जो कथन है ये कंस्ट्रक्टिविज्म का है। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वो एनसीएफ 2005, जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको और डिटेल समझाया जाएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 ने टीचिंग में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को फॉलो करने की बात कही है, और इसी के अनुसार एनसीएफ 2005 के बाद भी ये बात सामने आई है कि टीचर क्या होगा, सिर्फ सहयोग करेगा, ठीक है, सहयोग करता। शिक्षक क्या होगा आपका? सिर्फ सहयोग करता। कौन? टीचर। क्योंकि बच्चा अपने ज्ञान का सृजन खुद कर ले रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे अगर कोई बच्चा आपका है वो चलने लगा है खुद से पैदल, वो चल रहा है, वो चल सकता है, आपको उसको हाथ पकड़ के चलाने की जरूरत नहीं है।
बस आप उसको मॉनिटर करेंगे कि वो सही चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में चला गया, पता चला एक्सीडेंट हो जाए उसका। तो ऐसे ही आप क्लास में करते हैं, बच्चे को आप रिसोर्सेज दे देते हैं, बच्चा खुद काम करता है। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो वहां पर आप बच्चे को सपोर्ट करते हैं। दैट्स इट। यही आपका क्वेश्चन है। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एनी कंसेप्ट बाय स्टूडेंट कम्स अंडर विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग। ये भी फिर आपका दोबारा से ब्लूम टैक्सोनॉमी का क्वेश्चन आपका आ गया है। और कल आपको पढ़ाया था मैंने कि जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, जल्दी बताओ डेमोन्स्ट्रेशन किसके अंदर आता है? क्या आता है आपका एप्लीकेशन वाले पार्ट का। हाँ, ये बिल्कुल। यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे किसी कंसेप्ट के बेसिस में पूछा जा रहा है, किसी फैक्ट के बेसिस में पूछा जा रहा है, इनडायरेक्टली आपने अपना दिमाग वहां नहीं लगाना है। आपने देख लिया है कि डेमोन्स्ट्रेशन करवाया जा रहा है बच्चे से, छात्र द्वारा किसी संप्रदाय का प्रदर्शन करना। छात्र प्रदर्शन कब करेगा? जब टीचर कहेगा उससे। और टीचर कह रहा है यानी टीचर ये जानना चाह रहा है कि बच्चे को कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं आया है। अगर बच्चे ने डेमोन्स्ट्रेशन अच्छे से कर दिया है, इट मींस कि बच्चे को आ गया है। और बच्चे को आ गया है, बच्चा कर पा रहा है, इट मींस वो एप्लीकेशन पार्ट में चला गया। कल ही आपको मैंने समझाया है। एक्शन वर्ब पकड़िए आप ऐसे क्वेश्चन में, एक्शन वर्ब को हिट कीजिए और उसके बेसिस पर आंसर कीजिए। तो प्रदर्शन हिंदी में और अंग्रेजी में डेमोन्स्ट्रेशन, ये जो एक्शन वर्ब है ये एप्लीकेशन पार्ट में होती है। इसीलिए ये एप्लीकेशन टीचिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करेगा, यानी कि अनुप्रयोग शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति यहाँ पर होगी। कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो आप पूछिएगा, प्लीज ऐसा ना सोचिए कि मैं स्किप कर दे रहा हूँ। ठीक है, जहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में कुछ समझने लायक है तो मैं समझा रहा हूँ, नहीं है तो फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन में क्या समझ। From whole to part teaching maxim is followed by which among of the following teaching। ये भी आपका क्वेश्चन जो है, हालांकि है तो ये टीचिंग का मेथड का, लेकिन कल मैंने आपको जब ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि जब हम एनालिसिस पढ़ रहे थे, तो एनालिसिस पढ़ाते हुए मैंने आपको ये बात कही थी कि एनालिसिस में क्या होता है, होल टू पार्ट हम चलते हैं। और इसलिए मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था, इस प्रकार से एक मैंने फिगर बनाया था, आप उनको अगर याद आ रहा हो थोड़ा सा तो। ठीक है, ये ऐसा फिगर बनाया था मैंने, और मैंने कहा था कि ये एक मिक्स फिगर है, आप नहीं पहचान पा रहे कि फिगर क्या है और आप इसका आंसर देना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ये 3 फिगर बनाए आपने, एक कोन, एक सिलेंडर और फिर नीचे से आपका, सॉरी थोड़ा गल यहाँ पर से कर लीजिए इसको, एक हेमी स्फीयर। तो आपने होल को, जो एक अननोन आपके पास फिगर था, उस फिगर को आपने नोन फिगर्स में ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन मतलब किया तो पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो होल टू पार्ट जो है वो किसके अंदर आता है, आपका एनालिटिकल मेथड के अंदर आता है। अभी मैंने मेथड्स नहीं पढ़ाए हैं आपको, बट क्योंकि कल डिस्कशन किया था तो मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया। और आई थिंक कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिस्कशन किसी टॉपिक का किसी दूसरे टॉपिक से रिलेट करता है और हमको उसी समय उसे याद कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। इस क्वेश्चन में आपका डाउट था बबीता, अभी क्लियर हो गया है? हाँ सर। ठीक है ना, हाँ ये याद रखना। इसमें एक और मैक्सिम यूज होता है आपका, दैट इज अननोन टू नोन। ठीक है, ये 2 मैक्सिम इसमें यूज होते हैं। हाँ, क्योंकि अज्ञात से ज्ञात की ओर आप जा रहे हैं। यस सर। अज्ञात से ज्ञात, और ऊपर वाले को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण से अनसिक्योर। अंश की ओर। यस, ठीक है। अच्छा लगता है जब हम आंसर दे रहे होते हैं, हमें आ रहा होता है तो खुशी होती है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर से। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें पढ़ाई में, और इसके अपोजिट अगर करेंगे तो सिंथेसिस बन जाएगा, ये भी ध्यान दीजिए आप। सिंथेसिस मेथड में क्या होता है, आपका इसका उल्टा हो जाएगा, ज्ञात से अज्ञात की ओर चले जाएंगे आप, और यहाँ नोन टू अननोन मतलब वही, और पार्ट से होल की तरफ। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम मेथड्स में तो और डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को, अदरवाइज यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। According to Kohlberg, in which level of moral development? ठीक है, मेरी बात आप लोग समझिएगा, अच्छे से याद रखिएगा कि कोहलबर्ग ने, ये कोहलबर्ग है, कोहलबर्ग ने 3 लेवल दिए हैं आपका। ठीक है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। और हर लेवल के अंदर आपकी स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, ऐसे ही स्टेज 3
स्टेज 4 कुछ याद आ रहा होगा, आप लोगों को पढ़ा है आपने, ये है ना। सर स्टेज 6 ये हो गया आपके लेवल L1 L2 L3। तो आपने ये ध्यान देना है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, उसने आपसे स्तर पूछ दिया, और आप ध्यान में है आपके है अवस्था है, ठीक है, तो आप कहीं गड़बड़ कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा उसने, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग इन विच लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट अ चाइल्ड कैन अंडरस्टैंड कम्युनिटी वेलफेयर। तो कम्युनिटी वेलफेयर को बच्चा कहाँ समझने लगता है, यहाँ पर। पता है 3। ना आप लोग को, याद है ना। यस सर। कम्युनिटी वेलफेयर, कम्युनिटी वेलफेयर की जो सोच होती है बच्चे के अंदर, यहाँ पर आने लगती है। यहाँ पर तो बच्चा कुछ समझता ही नहीं है, सिर्फ वो काम नहीं करता है जिसकी वजह से उसको मार पड़े। यहाँ पर बच्चा जैसा आप उसका व्यवहार करते हैं वैसा ही आपके साथ वो करता है, टिट फॉर टैट बोलते हैं इसको। यहाँ पर बच्चा वो काम करता है अवस्था 3 में, जहाँ पर उसको आप लोग अच्छा माने, मतलब वो ऐसा काम करेगा जिससे वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सके। यहाँ पर बच्चा डर के मारे कि उसको बाइकआउट ना कर दिया जाए उसकी फैमिली से या फिर समाज से, तो जैसा रूल बनाया जाएगा उसको फॉलो करेगा बच्चा। आपसे स्कूल में कहा है कि आप 9 बजे आएंगे तो आपको एंट्री मिलेगी, 9 बजे नहीं आएंगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो आप सिर्फ इसलिए 9 बजे आ रहे हैं कि आपको स्कूल से बाहर ना कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन जब आप इस अवस्था में आते हैं लेवल 3 के अंदर, स्टेज नंबर 5, तो आप सोचते हैं कि यार हमें डेमोक्रेटिक जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने चाहिए। क्लियर हो गया। और उसी स्थिति में जब आप डेमोक्रेसी की तरफ जाते हैं तो आप अपनी कम्युनिटी की वेलफेयर की बात करते हैं। और जो छठी अवस्था होती है, इसमें आप बात करते हैं यूनिवर्सल लॉ, मानववाद, ठीक है। आपकी कम्युनिटी के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है डजंट मैटर, पूरे विश्व के लिए जो अच्छा है वो आप करें, ठीक है, ऐसा कुछ। बाकी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं, आपके ग्रुप में पड़ा हुआ वीडियो, अगर आपको थोड़ा बहुत रिकॉल करना हो तो आप दोबारा देख, ठीक है। वीडियो आपके ग्रुप में पड़े हुए हैं, जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपके हैं, सब कुछ आपको पढ़ाया हुआ है। किसी को थोड़ा सा रिकॉल करना है तो जाइए अपने ग्रुप में और उस वीडियो को क्लिक कीजिए और आराम से सुनिए पूरा क्लास, ठीक है, ये आपका रिवीजन हो जाएगा। कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग, फिर से आ गया आपका क्या, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। कंसेप्ट ऑफ डिस्कवरी लर्निंग किसने दिया है, जेरोम ब्रूनर ने दिया है। जेरोम ब्रूनर ने आपका डिस्कवरी लर्निंग, ठीक है, होल्डिंग। हाँ, स्पाइरल करिकुलम और इसके स्कैफोल्डिंग, फोल्डिंग। ये कंसेप्ट आपको दिया, ठीक है। तो आई होप कि ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट है। अगर इसमें कोई आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस का मैंने आपको बता दिया है क्या आंसर है और क्यों है। आई थिंक आप सेटिस्फाई होंगे इस डिस्कशन से, और अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप प्लीज पूछ।